हेलो हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th की सिविक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट। ठीक। नाउ हम ऑलरेडी ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जांपल देख चुके हैं। वहाँ पे आपको पता है पार्लियामेंट का क्या रोल था? नहीं पता होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट कोई फैसले नहीं ले रहा था। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि पार्लियामेंट को तो वहाँ कोई रोल नहीं था, पर अगर हम स्टोरी को दोबारा देखें तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पे पार्लियामेंट आया है। ठीक है, क्या रोल है। तो चलो पहले पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं। आपको याद है मंडल कमीशन की रिपोर्ट, वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुई थी। और जो प्रेसिडेंट था, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन किया गया था, प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से बनता है, ये सब कहाँ होता है? ये सब पार्लियामेंट में होता है। तो जो डिसीजंस होते हैं, बेसिकली जो डिसीजंस होते हैं वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में नहीं लिए जाते हैं, पर जो पार्लियामेंट्री डिसीजंस होते हैं रिपोर्ट को लेकर, वो पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, उन डिसीजन को, उस शेप को पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, पार्लियामेंट का क्या काम होता है? पार्लियामेंट अगर गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डालता तो जो मंडल जो रिपोर्ट की, कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो रिकमेंडेशन थे, गवर्नमेंट उस पर काम नहीं करती। ठीक है, if parliament was not in favor of this decision, the government could not have gone ahead with it. Can you guess why? अगर गवर्नमेंट सॉरी अगर पार्लियामेंट जो मंडल के जो रिकमेंडेशन थे उस डिसीजन पे, उस डिसीजन का फेवर नहीं करती, तो गवर्नमेंट उस आगे नहीं बढ़ पाते। आपको पता है क्यों? Recall what you read about parliament in the earlier classes and try to imagine what parliament could have done if it did not approve of the cabinet decision. अगर आप याद करें, ठीक है, अगर आप याद करने की कोशिश करें प्रीवियस रीडिंग में, कि अगर पार्लियामेंट, इमेजिन करिए कि अगर पार्लियामेंट ये नहीं करता, अप्रूव्ड नहीं करता कैबिनेट में डिसीजन का, तो क्या हो सकता था। ठीक है, तो हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहले हम जानते पार्लियामेंट होता क्या है। पार्लियामेंट एक वो, हर डेमोक्रेसी में एक असेंबली होती है। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो प्रतिनिधि होती हैं, वो जनता द्वारा चुन के असेंबली में भेजी जाती हैं। ये जो प्रतिनिधि होते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके पास सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है, जो जनता के बिहाफ में काम करते हैं। इसी तरीके की जो नेशनल असेंबली हमारे भारत में पार्लियामेंट कहलाती है। और ये जो असेंबली है, जहाँ पर ये चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, अगर इनको स्टेट लेवल पे देखा जाए तो इनको स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेचर कहा जाता है। हर कंट्री में अलग अलग तरीके के नाम है इन नेशनल असेंबलीज के, और हर कंट्री में डेमोक्रेसी है तो हर कंट्री में इस तरीके की नेशनल असेंबली भी होती है। इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वे। तो ये जो नेशनल असेंबलीज होती हैं, ये अपनी राजनीतिक ताकत यानी कि अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को जनता जनता के जरिए कई तरीके से, जनता के बिहाफ में कई तरीके से इस्तेमाल करती है। जो पहला पॉइंट है उसमें यह कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है वो फाइनल अथॉरिटी होती है कानून बनाने के लिए हर कंट्री में। ठीक, तो ये जो कानून बनाने का जो काम होता है, जो लॉ मेकिंग का काम होता है, या जो लेजिस्लेचर का काम होता है, वो बड़ा ही क्रूशल होता है। और जिसकी वजह से ये जो असेंबलीज होती हैं, इनको लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। जो पार्लियामेंट है, पूरी दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं, उनका काम होता है कानून बनाना, जो कानून चल रहे हैं उनको बदलना, जो कानून चल रहे हैं उनको ख़त्म करना, या जो कानून चल रहे हैं उनकी जगह पे नए कानून बनाना। ये पार्लियामेंट का सबसे पहला काम होता है। और दूसरा काम पार्लियामेंट का क्या होता है? पूरी दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को, जो सरकार गवर्नमेंट चला रही है, उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, जैसे कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में पार्लियामेंट डायरेक्टली, पूरी तौर पे और डायरेक्टली
सरकार को कंट्रोल करती है। जो भी सरकार फैसला लेती है, अगर पार्लियामेंट के लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार वो फैसला नहीं ले पाएगी। तो डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का फुल सपोर्ट की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट है, जितने भी सरकार के मनी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो पार्लियामेंट हैंडल करती है, उनको पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। यानी कि जो भी पैसा सरकार के पास होता है, जितना भी सरकार पैसा जो पब्लिक मनी होता है, जितना भी सरकार उसको स्पेंड करती है, उसको खर्च करने से पहले सरकार को उसका जो परमिशन है वो पार्लियामेंट से लेनी पड़ती है। यानी कि पार्लियामेंट से सैंक्शन करवाना पड़ता है कि ये जो मनी है, जो पब्लिक मनी है, वो सरकार कैसे स्पेंड करे। ठीक ना, उसके बाद जो 4 पॉइंट है, जो पार्लियामेंट है वो हाईएस्ट फोरम होता है डिस्कशन के लिए। जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो नेशनल असेंबलीज हैं, उनके ऊपर बहसबाजी करने के लिए हर कंट्री में पार्लियामेंट सबसे हाईएस्ट फोरम होता है। तो पार्लियामेंट से आप किसी भी इंफॉर्मेशन में, किसी भी मैटर से रिलेटेड, किसी भी इशू की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नाउ, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जनरली जो पार्लियामेंट है वो एक सेंट्रल रोल जो पार्लियामेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। ठीक है, जैसे जो बहुत बड़ी कंट्रियां होती हैं, जो बहुत लार्ज कंट्रियां होती हैं, वहां पे पार्लियामेंट 2 हिस्सों में बंटती है। ठीक है, जो पावर होती है वो 2 हिस्सों में बंटती है पार्लियामेंट की। जो पहला हिस्सा होता है, जो 2 पार्ट्स होते हैं, उनमें जो पहला पार्ट होता है उसको कहा जाता है चैम्बर्स और हाउसेस। ठीक है, सॉरी, ये जो 2 पार्ट्स होते हैं इनको या तो चैम्बर्स कहते हैं या तो हाउसेस कहते हैं। जो पहला हाउस होता है, ये ज्यादातर ये जो फर्स्ट जो हाउस होता है, इसमें ज्यादातर जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली जनता द्वारा चुन के भेजे जाते हैं और उनके पास ही असली पावर होती है, जो कि जनता के बिहाफ में वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो सेकंड हाउस होता है, यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके जाते हैं। यानी कि वो अपने परफॉर्मेंस के बेस पे सेकंड हाउस में जाते हैं और इनके अपने ही स्पेशल फंक्शंस होते हैं। The most common work for the second house is to look after the interest of various state, regions or the federal units. तो जो सबसे कॉमन काम जो होता है सेकंड हाउस का, वो ये होता है कि वो कई स्टेटों की दिलचस्पी देखें। रीजन में कई स्टेट्स की, रीजन की, और जो फेडरल यूनिट होते हैं उनकी वो किस चीज़ में इंटरेस्ट है, यानी उनके इश्यूज जो हैं वो उन चीज़ों को देखें। ये उनका काम होता है। मतलब सेकंड हाउस का काम होता है स्टेट, रीजन और फेडरल यूनिट्स हैं उनकी देखरेख करना कि किस तरीके से काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब। ठीक, हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है, हमारी कंट्री में जो नेशनल असेंबली है वो पार्लियामेंट कहलाती है। ठीक है, ये जो पार्लियामेंट है ये 2 हाउसेस में बटी हुई है। जो पहला हाउसेस है उसको कहा जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा, और जो दूसरा हाउसेस होता है जिसको कहा जाता है द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है जबकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होती। ठीक, दैट इज व्हाई ऑल laws made in the houses come into force only after they receive assent of the president. तो इसीलिए मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर होता है लेकिन वो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं होता। किसी भी हाउस का पार्लियामेंट में जो दोनों हाउसेस हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, इनमें से वो किसी का मेंबर नहीं होता। ठीक है, और इसीलिए जितने भी कानून बनते हैं इन हाउसेस में, ये जब तक प्रेसिडेंट की मंजूरी नहीं मिल जाती है तब तक ये लागू नहीं होते हैं। ये चीज आपने अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, अपने प्रीवियस क्लासेस में जो चैप्टर नंबर 3 है वहां पर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज 2 हाउस। अगर हम रिकॉल करें तो मतलब जो की डिफरेंसेस हैं दोनों हाउसेस के, उनके बारे में आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। हु इलेक्ट्स द मेंबर, इन मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है। जो इनका जो लेंथ है, टेनर है, कितने लंबे समय तक ये मेंबर्स रहते हैं वो क्या है। क्या क्या जो हाउसेस होते हैं वो डिसॉल्व भंग कर दिए जाते हैं कि ये परमानेंट इन नेचर होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अगर हम देखें, ठीक, तो
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ टू हाउसेज इज मोर पावरफुल, इनमें से दो मतलब राज्यसभा लोकसभा में से कौन से जो हाउस है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा देखने में आता है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है, पर कभी और इसीलिए कभी कभी ये अपर चैम्बर भी कहलाता है, और जो लोकसभा है इसको लोअर चैम्बर कहा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा पावर है। ये एक पुरानी कहावत है, ठीक है, एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। पर ये जो लैंग्वेज है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज होती है। नाउ अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर है स्टेट्स के ऊपर, ठीक है। बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर। पर बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पे लोकसभा अपनी पावर का प्रदर्शन करती है, मतलब एक्सरसाइज करती है। देखते हैं कौन कौन से मैटर है जहां पे लोकसभा अपने पावर का प्रदर्शन करती है। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेस, बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन taken in a joint session in which member of both the houses sit together because of the larger numbers of member, the view of the Lok Sabha is likely to prevail in the such a meeting। तो जितने भी ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, कानून होते हैं, ये दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी। पर कभी कभी क्या होता है, जब दोनों हाउसेस के बीच में डिफरेंस मतलब अंतर होता है, तो फाइनल डिसीजन लेने के लिए एक जॉइंट सेशन किया जाता है जहां पे दोनों हाउसेस के मेंबर्स इकट्ठे होते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, जो लोकसभा होती है उनका उनके जो मेंबर्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो फेवर होता है, जिसकी वजह से जो डिसीजंस होता है वो लोकसभा की तरफ हो जाता है जब ये मीटिंग्स होती हैं। क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स के काउंट में कम होते हैं, तो जितने भी डिसीजंस होते हैं वो लोकसभा के फेवर में आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर। अगर हम लोकसभा की बात करें तो जितने भी मनी मैटर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा पावर लोकसभा के हाथ में होती है। जब लोकसभा कोई बजट पास करती है, गवर्नमेंट की कोई बजट पास करती है या मनी मैटर रिलेटेड से कोई लॉ पास करती है, तो राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, राज्यसभा इसको डिले जरूर कर सकती है 14 दिन के लिए, पर रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। वो कुछ सजेशन देगी, ये लोकसभा सभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सजेशन को मानता है कि नहीं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो लोकसभा होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ओनली ए पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। तो कोई एक इंसान अगर उसको लोकसभा के मेंबर्स की मेजॉरिटी मिल जाए तो उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया जाता है। अगर लोकसभा के मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस वोट पास करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ऑल मिनिस्टर को लेकर, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर भी, और इसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, इनको क्विट करना पड़ता है, यानी कि सरकार से क्या वो क्विट करना पड़ता है। तो राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। तो इस तरीके की जो पावर है वो राज्यसभा के पास नहीं है। व्हाट आई वांट टू से यहाँ पे, अगर लोकसभा में जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट पारित करते हैं, तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनमें सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड कर लें तो उनको सरकार छोड़नी पड़ती है, सरकार से रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके की जो पावर होती है वो राज्यसभा में नहीं होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्किंग इंस्टीट्यूशन इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अगर आप ये याद करें, अगर ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम की स्टोरी याद करते तो यहाँ पे आप एक चीज पता करेंगे कि यहाँ पे एक पर्सन होता है जो उस डॉक्यूमेंट को साइन करता है। We found out that the person who signed the document did not take
दिस डिसीजन। तो हम इस स्टोरी के जरिए पता करते हैं कि एक पर्सन होता है जो इस डॉक्यूमेंट को साइन करता है, वो फैसला नहीं लेता, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट साइन करता है। तो जो पर्सन डॉक्यूमेंट साइन करता है, जो इंसान वो डॉक्यूमेंट साइन करता है, कौन सा डॉक्यूमेंट? ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जो इंसान साइन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी किसी और द्वारा जो पॉलिसी किसी और द्वारा बनाई गई है, वो सिर्फ उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, उसको संचालित करता है। वी नोटेड द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन। तो हमने ये चीज देखी है कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है डिसीजन लेने में, बट वी ऑल्सो नो दैट he could not have taken the decision if he did not have support from the लोक सभा। पर हमने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने बल पे कोई फैसला नहीं ले सकता है जब तक उसके पास लोकसभा का सपोर्ट ना हो। तो अगर हम ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर अगर पार्लियामेंट के विशेष को एग्जीक्यूट कर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ ये काम है कि पार्लियामेंट में जो फैसले लिए गए हैं, पार्लियामेंट ने जो फैसला सुनाया है, वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करे, सिर्फ उसको संचालित करें। Thus, at different level of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people। अगर हम देखें तो गवर्नमेंट में कई डिफरेंट लेवल हैं। गवर्नमेंट के हर लेवल पे ऐसे कई फंक्शनरीज होते हैं जो डेली फैसले लेते हैं, पर उनके पास कोई सुप्रीम पावर नहीं होती है कि जो वो क्या बोलते हैं एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, जो मतलब उनके पास मतलब वो फैसले तो ले लेते हैं, बट वो अपनी सुप्रीम पावर को जनता के बिहाफ में अपनी सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जितने भी ये फंक्शनरीज होते हैं जो फैसले तो लेते हैं पर अपनी जनता के बिहाफ में जो पावर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको मिला के उनको सामूहिक तौर पे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। They are called executive because they are in charge of the execution of the policy of the government। इनको एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंचार्ज होते हैं, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है उसको एग्जीक्यूट करने को, उसको संचालित करने को, उसको लागू करने के लिए ये उसको लागू करना इन एग्जीक्यूटिव का काम होता है। वो उस पॉलिसी को लागू करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए संचालन करने के लिए इंचार्ज होते हैं। ठीक है, Thus when we talk about the government we usually means the executive। तो इसका मतलब ये है जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम ज्यादातर एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। ठीक है, जो संचालक की बात करते हैं, यानी कि जो पॉलिसीज को लागू करेगा। ठीक, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नाउ अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं। पहला कैटेगरी है पॉलिटिकल। ठीक है, नाउ ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर a specific period is called the political executive। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको जनता चुनती है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जिनको जनता चुनती है उनको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और जो सेकंड कैटेगरी होती है वो उन लोगों की कैटेगरी होती है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंट होते हैं। ठीक है, इनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव या फिर सिविल सर्वेंट। ठीक है, ना जो लोग सिविल सर्विस में काम करते हैं उनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है। ये ज्यादातर ऑफिस में ही बने रहते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। तो ये जो लोग होते हैं, ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये ऑफिस में ही होते हैं, अगर तब भी ऑफिस में रहते हैं जब रूलिंग जो पार्टी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो चेंज हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, लेकिन ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं। इनका जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है, इनका जो काम होता है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस में होता है। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस में होती है। सरकार एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रहती है, सरकार एक पर्टिकुलर पीरियड तक रहती है, तो सरकार तो बदल जाती है, लेकिन ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये सरकार के साथ नहीं बदलते। ठीक, these officers work under
political executive and assisted them in carrying out the day-to-day administration. तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत काम करते हैं। ये जो ठीक है ये उन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को जो डेली के काम होते हैं डेली जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं उनमें मदद करते हैं। ठीक है, कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? क्या आप याद कर सकते हैं कि किस तरीके का रोल था पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ऑफिस मेमोरेंडम के केस में? You might ask, why does political executive have more power than the non-political executive? आप ये सोच रहे होंगे कि जो political executive हैं उनके पास ज़्यादा पावर क्यों होती है non-political executive के मुकाबले में? Why minister more powerful than civil government? Sorry, servant. Ministers क्यों इतने ज़्यादा शक्तिशाली होती है सिविल सर्वेंट के मुकाबले? सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो ज़्यादातर एजुकेटेड होते हैं, वो अपनी फील्ड में या अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, उनका जैसे अगर बात करें एडवाइजरी, द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। तो जो एडवाइजर्स होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं उनकी इकोनॉमिक्स को लेकर यानी कि अर्थव्यवस्था को लेकर ज़्यादा जानकारी होती है। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, कभी कभी क्या जो होता है जो मिनिस्टर्स होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उनके पास उनसे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट होता है तो उनके पास जो उस टेक्निकल मैटर की जो नॉलेज होती है वो बड़ी कम होती है। ठीक है, मिनिस्टर जैसे कि मिनिस्टर तो वो बन गए, पर लेकिन सपोज अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें, हेल्थ साइंस की बात करें, यहाँ पे मिनिस्टर तो वो लोग बन जाते हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट से लेकर उस मिनिस्ट्री से लेकर उनके पास जो टेक्निकल नॉलेज होती है वो बड़ी ही कम होती है। तो यहाँ पे कौन उनकी मदद करता है? यहाँ पे उनकी मदद करता है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, पर फिर भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, पर क्वेश्चन ये होता है कि फिर भी जो फाइनल डिसीजन होता है वो मिनिस्टर्स ही क्यों लेते हैं इन सब मैटर्स में? टेक्निकल नॉलेज उनके पास बड़ी कम होती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है उस मैटर पे मिनिस्टर्स की क्यों चलती हैं? तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है। इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। तो अगर हम एक लोकतंत्र की बात करें, अगर एक हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो जो विल होती है ना पीपल की, वो बड़ी सुप्रीम होती है। और ये जो मिनिस्टर होते हैं ये जनता चुनती है। ठीक है, तो इनके पास इतनी ताकत होती है, इनके पास इतने पावर होती है कि वो जनता के बिहाफ में उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। तो शी फाइनली आंसर टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ डिसीजन। तो जो फैसले मिनिस्टर्स लेते हैं उन फैसलों का जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो उनकी ही होती है, क्योंकि अगर फैसला गलत होता है तो उन मिनिस्टर्स को जनता को जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों में जो फाइनल डिसीजन होता है वो मिनिस्टर्स का होता है, और मिनिस्टर्स का इसलिए होता है क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको जनता चुनती है। ठीक, एंड दैट इज व्हाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजन. The minister decide the overall framework and objectives in which decision on policy should be made. तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पूरा फ्रेमवर्क और जो ऑब्जेक्टिव होता है उस पर फैसला लेते हैं जिस पर बेस्ड होकर पॉलिसी बनाई जाएगी. मिनिस्टर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ मिनिस्ट्री. तो हम ये मिनिस्टर से उम्मीद नहीं कर सकते, मंत्रियों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो एक्सपर्ट हों. जिस मिनिस्ट्री में वो हैं वो उस डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट हों. तो हम उनसे ये इस तरीके की कोई उम्मीद नहीं कर सकते. तो मिनिस्टर क्या करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उस मिनिस्ट्री में उस डिपार्टमेंट में वो उनसे एडवाइस लेते हैं. बट वेरी ऑफन expert hold different opinion or place before her more than one option. पर लेकिन क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जो ओपिनियन होती है वो मिनिस्टर से हमेशा अलग रहती है. ठीक है, वो कुछ और सोचते हैं, पर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो जनता को ध्यान में रख के सोचते हैं.
और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने नॉलेज के बेस पे ओपिनियन रखते हैं. डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज, द मिनिस्टर डिसाइड्स. एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है जहाँ पे मिनिस्टर कुछ और सोच रहा है, एक्सपर्ट जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो कुछ और सोचते हैं. तो इस तरीके के जो डिफरेंस होते हैं, इस तरीके जो हैपन्स होते हैं वो ज़्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं. दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन, नॉट द एक्सपर्ट. तो जो पूरे सिचुएशन को समझता है ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट फैसले लेता है, एक्सपर्ट्स नहीं लेते हैं. क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ आपको जरिया बताएंगे, बट वो कोई ऐसे नहीं है जो बड़े बड़े फैसले ले लें. वो लोग नहीं है जो ये डिसाइड करे कि क्या कहाँ को किस तरीके के हमें फैसले लेने चाहिए. तो ये जो फैसले लेने का काम होता है, ये जो डिसीजन लेने का काम होता है, ये काम मिनिस्टर्स का होता है. ठीक है. नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का. येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. पर इसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है. ठीक है. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, पर प्रेसिडेंट अपने मन मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट नहीं कर सकता. President appoints the leader of the majority party or the coalition of party that commands a majority in Lok Sabha as a prime minister. तो प्रेसिडेंट उस इंसान को अपॉइंट करता है जो एक मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हो या तो कोलिशन ऑफ पार्टीज का लीडर हो, जहां जहां ठीक है, जो लोकसभा में मेजॉरिटी होल्ड करती हो. ठीक है. तो उस लीडर को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर घोषित कर देता है. In case no single party or alliance get majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. अगर सिंगल पार्टी या अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिलती है लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट उस इंसान को बुलाता है जिसकी लोकसभा में मेजॉरिटी होने की ज़्यादा गुंजाइश है. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रेसिडेंट ऐसे इंसान को बुलाता है जो लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट सिक्योर करने के काबिल होता है. ठीक है. यानी सिक्योर कर सकता है. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड टेन्योर. तो जो प्राइम मिनिस्टर है उसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है. ही कंटिन्यू इन पावर सो एज लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी ऑफ और कोलिशन. तो ये अपनी पावर तब तक चला सकता है जब तक वो किसी पार्टी का उस पार्टी का लीडर हो जो कि मेजॉरिटी में हो, लोकसभा में जो कि मेजॉरिटी में हो, या कोलिशन पार्टी का लीडर हो. After the appointment of prime minister, the president appoints other minister on the advice of the prime minister. तो एक बार जब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होता है तो प्रेसिडेंट बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट करता है जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा एडवाइस किए गए होते हैं. The ministers are usually from the party or the coalition that has the majority in Lok Sabha. तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ये ज़्यादातर ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या ऐसी कोलिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं जिनकी लोकसभा में मेजॉरिटी होती है. प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी आज़ादी होती है कि वो अपने मन मुताबिक मिनिस्टर चुन सके, लेकिन वो मिनिस्टर पार्लियामेंट के सदस्य होने चाहिए. Sometimes a person who is not member of parliament can also become a minister. कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई इंसान पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, हाँ, लेकिन वो मिनिस्टर बन सकता है. बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months और ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर. पर अगर ऐसा कोई इंसान मिनिस्टर बनता है जो कि किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंतर्गत किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर अपॉइंट होना पड़ता है. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक ऑफिशियल नेम है. ठीक है. एक इस बॉडी का जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एक ऑफिशियल नेम है. ठीक है.
उस बॉडी का जहाँ पे ये जो मिनिस्टर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट द्वारा, उस बॉडी का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफिशियल नेम है। ज़्यादातर 60 से लेकर 80 जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स होते हैं। पहले जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, ये टॉप लेवल में होते हैं, ठीक है। रूलिंग पार्टी के ये टॉप लेवल के लीडर्स होते हैं, ठीक है। और इन जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनके हाथ में मेजर मिनिस्ट्रीज होती हैं। यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनका क्या काम होता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम पे फैसले लेते हैं। कैबिनेट डज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो कैबिनेट है ये अगर ये कहें कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इनर रिंग है तो ये गलत नहीं होगा। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज़्यादातर 25 मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स के बाद फॉलो होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। ये वो मिनिस्टर्स होते हैं जिनके हाथों में स्मॉल मिनिस्ट्रीज होती हैं। ये कैबिनेट मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जब उनको इनवाइट किया जाता है, जब उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है तभी ये कैबिनेट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो लास्ट है वो होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। ये ज़्यादातर आर अटैच एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं इनका काम होता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करना। सिंस इट इज़ नॉट practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. तो ये मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सारे मिनिस्टर्स रेगुलरली मीट करें, डिस्कशन लें, ठीक है, जो कि जब कैबिनेट मीटिंग होती है, ठीक है। और इसीलिए जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जहाँ मोस्ट कंट्रीज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसलिए इसी वजह से जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ज़्यादातर कंट्रीज में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उनको कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। द कैबिनेट वर्क एज ए टीम। तो ये जो कैबिनेट होते हैं ये टीम की तरह काम करते हैं। The minister may have different view and opinion, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. तो मिनिस्टर्स के अपने 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 नज़रिए होंगे, अपने अपने व्यूज़ होंगे, अपनी अपनी ओपिनियन होगी, पर जो फैसला कैबिनेट लेता है हर मिनिस्टर्स को उसको मानना पड़ता है। No minister can openly criticize any decision of the government even if it is about another ministry or department. तो कोई भी मिनिस्टर ओपनली आलोचना नहीं कर सकता है गवर्नमेंट के डिसीजन को, चाहे वो किसी और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्यों ना हो। एवरी मिनिस्टर हैज़ द सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट। हर मिनिस्ट्री का एक सेक्रेटरी होता है वो जो कि सिविल सर्वेंट होता है। तो ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो फैसले ले सकें। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज। तो जो कैबिनेट होती है जो टीम की तरह काम करती है वो कैबिनेट सेक्रेटरीज द्वारा असिस्ट की जाती है। दिस इंक्लूड, तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मिनिस्ट्री, ये सारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर है, ठीक है। पहली, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्ट्री और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो हमारा जो संविधान है वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पावर के बारे में या उसके मिनिस्टर्स के रिलेशनशिप या उसके रिलेशन उनके मंत्रियों के साथ इन सब के बारे में ज़्यादा नहीं दिया गया है। पर जो हेड होती है गवर्नमेंट की वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और उसके अंतर्गत कई और उसके पास कई तरीके की, और जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास कई तरीके की पावर होती है। पहली, ये कैबिनेट मीटिंग हेल्ड करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये
कई कई डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो फैसला होता है वो फाइनल फैसला होता है, चाहे कई डिपार्टमेंट में कई तरीके की असहमतियां हों। ये अपनी he exercised general supervision of different ministry. All minister work under his leadership. जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ही काम करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो मिनिस्टर्स को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करता है। ही ऑल्सो हैज़ अ पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर होती है कि वो चाहे तो मिनिस्टर को डिसमिस भी कर देता है। When Prime Minister quit, the entire ministry quits. जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करता है तो उससे रिलेटेड तो उसके साथ उसकी पूरी मिनिस्ट्री भी क्विट कर देती है। If the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet, अगर कैबिनेट सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, तो इस कैबिनेट के अंतर्गत जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डेकेड दैट पार्लियामेंट्री democracy are often seen as prime ministerial form of government. तो जो ताकत है, जो पावर है प्राइम मिनिस्टर की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में इतनी बढ़ गई है कि अब जितनी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको कभी कभी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे भी देखा जाने लगा। As political parties have come to play a majority role in politics, the Prime Minister controls the cabinet and parliament through the party. तो जो political party हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है पॉलिटिक्स में। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट और पार्लियामेंट को पार्टी द्वारा कंट्रोल करता है। इसमें जो मीडिया का भी अपना ही एक कंट्रीब्यूशन होता है। कैसे? बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज ए कंपटीशन बिटवीन द टॉप लीडर ऑफ पार्टी। कैसे? जो मीडिया है वो अपना बड़ा ही कंट्रीब्यूशन करती है इस ट्रेंड में, जहां पर ये जो राजनीति है और जो इलेक्शन है वो उसके बीच में कंपटीशन करती है। दो टॉप लीडर्स, जो पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके बीच में कंपटीशन करवा के वो पॉलिटिक्स और इलेक्शन में अपना योगदान देती है। इन इंडिया टू वी हैव सीन सच ए टेंडेंसी टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अपने भारत में भी हमने देखा है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपनी अथॉरिटी को पब्लिक ओपिनियन के लिए कई तरीके से इन्फ्लुएंस किया। इंदिरा गांधी was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. इंदिरा गांधी भी बहुत ही शक्तिशाली लीडर थी अगर हम उनके जो कलीग्स थे उनके कैबिनेट में उनके साथ अगर कंपेयर करें। Of course, the extent of power wielded by the prime minister also depend on the personality of the person holding the position. ये बात इम्पोर्टेंट है कि प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो इंसान उस पोजीशन को होल्ड करता है उसकी पर्सनालिटी किस हिसाब की है। अगर हम रिसेंट ईयर की बात करें तो आजकल का तो टाइम है वहां पे कोलिशन पॉलिटिक्स होने लगी है, ठीक है। हैज इम्पोज सर्टेन कॉन्स्टेंट ऑन द पावर ऑफ जो कोलिशन पॉलिटिक्स है, जो गठबंधन की राजनीति है, वहां पे कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है उस पर विराम लगा है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज इट लाइक। तो जो प्राइम मिनिस्टर है कोलिशन गवर्नमेंट की वो अपने मन मुताबिक फैसले नहीं ले सकता। उसको डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट फैक्शन उसको अलग अलग ग्रुप और जो अलग अलग पार्टीज हैं उनके हिसाब से तालमेल बैठाना पड़ता है। He also has to heed to the view and position of the coalition partners. तो उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसके कोलिशन में जो पार्टनर हैं उनके व्यूज क्या है, उनकी पोजीशंस क्या हैं, वो कौन सी चीज को सपोर्ट कर सकते हैं। उनको जो प्राइम मिनिस्टर है अपनी गवर्नमेंट को सरवाइव करने के लिए वो जो
कोलिशन पार्टनर्स के व्यूज हैं, ओपिनियन है, तो वो मैटर करते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट। The president, while the prime minister is the head of the government, the president is the head of the state. अगर प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं तो प्रेसिडेंट स्टेट्स के हेड होते हैं। इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज नॉमिनल पावर। अगर हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास बड़ी कम पावर होती है। जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन हु फंक्शंस whose function are to a large extent ceremonial। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो क्वीन विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की जो क्वीन है उनके मुकाबले, क्योंकि इनके जो फंक्शंस होते हैं, इनके जो फंक्शन होते हैं एक सेरेमोनियल की, उनकी जो पावर होती है एक सेरेमोनियल इसके हिसाब से होती है, ठीक है, यानी कि शो पीस की तरह होती है। The president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objective of the state। तो प्रेसिडेंट का क्या काम होता है? तो प्रेसिडेंट सुपरवाइज करते हैं जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है हमारे कंट्री के, उनकी किस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो उसको सुपरवाइज करते हैं ताकि जो स्टेट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मददगार हो सके, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पर्सन। जो प्रेसिडेंट होता है वो पर्सन डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, दे इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये मेंबर एमपीज द्वारा, जो एमएलए द्वारा, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जो कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए उसको पार्लियामेंट में हायर वोट, मेजॉरिटी वोट के साथ ही वो पार्लियामेंट में a president standing for president's a candidate standing for president post has to get majority of vote to win the election। तो जो कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होता है उसको इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट हासिल करना होता है। This ensures that president can be seen to represent the entire nation। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister। लेकिन सेम टाइम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर एक पॉपुलर डायरेक्ट पॉपुलैरिटी वोट गेन करते हैं, उस तरीके से प्रेसिडेंट डायरेक्ट पॉपुलैरिटी वोट गेन नहीं कर पाते हैं। दिस इंश्योर दैट शी रिमेन ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। द सेम इज ट्रू of the power of the president। If you casually read the constitution you would think that there is nothing that she cannot do। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात, अगर हम अपने संविधान को ध्यान से पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं जो एक प्रेसिडेंट नहीं कर सकता। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ली जा रही है। जितने भी मेजर कानून है, जितनी भी मेजर पॉलिसीज हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे इशू हो रहे हैं। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहे हैं। दीज इंक्लूड्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो अपॉइंटमेंट हैं इनमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन ऑफ कमीशन स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर ऑफ ऑल कंट्रीज भी होते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज है, एग्रीमेंट है, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो डिफेंस फोर्स का भी कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट। बट we should remember that the president exercise all these power only on the advice of the council of minister। पर हमको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, तो जितनी भी ये पावर है ये प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही एक्सरसाइज कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को
कह सकता है कि वो उसकी एडवाइस को दोबारा रिकंसिडर करे, बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा उसको सेम एडवाइस करे तो वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा। Similarly, a bill passed by the parliament become a law only after the president gave assent to it। तो इसी तरीके से जो बिल है अगर वो पार्लियामेंट द्वारा पास कर की जाती है लॉ बनने के लिए, तो प्रेसिडेंट अपना वो तभी लॉ बन सकती है जब प्रेसिडेंट उसको अपनी मंजूरी दे दे। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो इस बिल को थोड़ा डिले कर सकता है कुछ टाइम के लिए, पर अगर ये जो बिल पार्लियामेंट द्वारा प्रेसिडेंट को दोबारा भेजी जाए रिकंसिडर करने के लिए, तब प्रेसिडेंट को उस बिल को मानना ही पड़ता है और उस बिल में साइन करना पड़ता है। ठीक है। सो यू मे वंडर व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू, कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल। तो अब आप सोच रहे होंगे तो एग्जैक्टली में फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, क्या कोई ऐसा काम है जो प्रेसिडेंट अपने मन से कर सकता है? देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग she should do on her own, appoint the prime minister। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है जो प्रेसिडेंट अपने मुताबिक कर सकता वो है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। When a party or coalition of parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of majority party or the coalition that enjoy majority support in the Lok Sabha। अगर कोई पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टी लोकसभा में यानी इलेक्शन में मेजॉरिटी ले लें तो प्रेसिडेंट उसके जो लीडर हैं, मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन पार्टी के जो लीडर हैं उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है। When no party or coalition gets majority in the Lok Sabha, the president exercise his डिस्क्रिशन। अगर किसी पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं होती लोकसभा में तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन पावर को एक्सरसाइज करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। तो प्रेसिडेंट ऐसे लीडर को अपॉइंट करता है जो प्रेसिडेंट के मुताबिक वो लोकसभा में मेजॉरिटी सिक्योर कर सकता है। In such case, President can ask the newly appointed Prime Minister to approve majority support in the Lok Sabha within a specific time। तो इस तरीके के केसेस में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो होता है वो जो न्यूली अपॉइंटेड जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनको ये कहता है कि वो गिवन टाइम में जो लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को साबित करें। लास्ट जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी। ठीक है ना। लेट अस return one final time to the story of Office of Memorandum that we started। This time let us not recall the story but imagine how different the story would have been। अगर हम दोबारा एक बार ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम की स्टोरी को याद करें, इस टाइम हम उस स्टोरी को याद ना करें, पर अगर हम ये सोचें कि किस तरीके से ये स्टोरी डिफरेंट हो सकती थी। Remember the story come to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by the एवरीवन। अगर आपको याद हो तो स्टोरी जो ऑफिस मेमोरेंडम की जो स्टोरी थी वो एक बड़ी सेटिस्फाइड एंडिंग, उसकी बड़ी सेटिस्फैक्टरी एंडिंग हुई। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसको हर एक द्वारा एक्सेप्ट करना पड़ा, इस चीज की वजह से जो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम की स्टोरी थी उसका बड़ा सेटिस्फैक्टरी एंड हुआ। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप इमेजिन करें क्या होता अगर हम इस तरीके की सिचुएशन होती, जैसे इफ देयर वाज नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। अगर यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज नहीं होती हमारे देश में। इफ देयर वाज ए सुप्रीम कोर्ट इफ इट हैज नो पावर टू जज एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट होता पर उसके पास कोई पावर नहीं होती कि वो गवर्नमेंट के एक्शन को जज करे, इवन इफ हैड इज द पावर इफ नो वन ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट। अगर उसके पास पावर होती, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती, पर कोई सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करता कि वो एक फेयर वर्डिक्ट दे, फेयर फैसला सुनाए। इफ इट गेव a fair judgment if those who appeal against the government order did not accept the judgment। अगर वो एक फेयर जजमेंट देती भी जिन्होंने अपील की है
गवर्नमेंट ऑर्डर द्वारा, पर वो जजमेंट एक्सेप्ट नहीं होती तो क्या होता? दिस इज वाई an independent and powerful judiciary is considered necessary for democracy. और इसीलिए एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी की जरूरत होती है डेमोक्रेसी में. All the court at different level in a country put together are called the judiciary. तो जितने भी कोर्ट होते हैं डिफरेंट लेवल पे हमारी कंट्री में, अगर उनको एक साथ जो डाला जाए तो जुडिशरी कहा जाता है. The Indian judiciary consists of Supreme Court for the entire nation, High Court in the state, District Court and the court at the local level. तो जो इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट एंटायर नेशन के लिए होती है, हाई कोर्ट स्टेट्स के लिए होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट लोकल, और जो कोर्ट्स होते हैं वो लोकल लेवल के लिए होती है. तो इंडिया हैज ए इंटीग्रेटेड जुडिशरी. इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. तो इंडिया एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे के पूरे जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है हमारे देश का उसको कंट्रोल करता है. उसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाकी कोर्ट को मानने पड़ते हैं. तो ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट का जो काम होता है वो ये होता है, वो जो डिस्प्यूट्स होते हैं सिटीजन्स के बीच में, कंट्री के सिटीजन्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको लेता है. सिटीजन और सरकार के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उन पे फैसला सुनाता है. दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं उनके पर फैसला सुनाता है. और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उन पे फैसला कुछ सुनाता है सुप्रीम कोर्ट. इट इज़ द हायर कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केस. जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक हाईएस्ट कोर्ट है जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों की अपील की जा सकती है, और ये दोनों ही केसेस को सुनता है अगर हाई कोर्ट के फैसलों से नाखुश होते हैं लोग. तो Independence of judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना ही लेजिस्लेचर के कंट्रोल में, ना ही एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में. तो जो जज होते हैं वो गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं चलते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट या किसी पार्टी के मुताबिक जो जजेस होते हैं कोर्ट के वो नहीं चलते हैं. और इसीलिए जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी है उनके जो कोर्ट्स हैं वो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के पावर से इंडिपेंडेंट है. ठीक है. The judges of Supreme Court and the High Court are appointed by the President of India on the advice of Prime Minister and the Cabinet of Minister. तो जो जज होते हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर्स की एडवाइस पे. ठीक है. इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इसका मतलब ये जो सीनियर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नए जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सीनियर जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं वो ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस को सेलेक्ट करते हैं, हाई कोर्ट के नए जजेस को सेलेक्ट करते हैं. देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव्स. तो यहाँ पे बहुत ही कम स्कोप होता है कि किसी तरह की इंटरफेरेंस हो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा. The senior most judge of the Supreme Court is usually appointed by the Chief Justice. जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो ज़्यादातर चीफ जस्टिस द्वारा अपॉइंट किया जाता है. Once a person is appointed as a judge of the Supreme Court or the High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. एक बार अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट हो जाता है तो उसको इम्पॉसिबल हो जाता है रिमूव करना. ठीक है, उसके पोजीशन से. और उस जज को प्रेसिडेंट भी बड़ी आसानी से रिमूव नहीं कर सकता. अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर आपको रिमूव करना है तो ये इम्पीचमेंट ऑफ मोशन पास करने के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं. और ये भी अगर 2/3 ऑफ जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं अगर
2/3 ऑफ जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, वो इम्पीचमेंट ऑफ मोशन को पास करते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। और इस तरीके की घटना हमारे इतिहास में, हमारे भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुई है। जुडिशियरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। जो इंडिया की जुडिशियरी है वो पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट कंट्री। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि जो हमारे संविधान है उसको इंटरप्रेट कर सके। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर एट द यूनियन लेवल और द स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच लॉ और एक्शन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो किसी भी लॉ को रिजेक्ट कर सकते हैं, किसी भी लॉ को इनवैलिड घोषित कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि जो ये एक्शन है, ठीक है, अगर उनको लगता है कि ये जो लेजिस्लेचर का एक्शन है वो नुकसानदायक है, या मतलब ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, चाहे इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है वेदर एट द, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो यूनियन लेवल पे हो। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये इस तरीके का कानून या इस तरीके का जो एक्शन हमारे संविधान के खिलाफ है, तो वो ऐसे किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट लेवल और यूनियन लेवल दोनों पे। Thus, they can determine the constitution validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. तो इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उनके सामने सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरीके की पावर होती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को है वो उसको डिटरमाइन कर सकता है। Now, this known as the judicial review. Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principle of constitution cannot be changed by the parliament. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कोर है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं संविधान के, उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती है। द पावर एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट द गार्ड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो जो पावर है, जो स्वतंत्रता है इंडियन जुडिशरी की, वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके गार्डियन जैसा काम करती हैं। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर that the citizen have to right to approach the court to seek remedy in case of any violation of their rights। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। In recent year, the court had given several judgment and directive to protect the public interest and human rights। तो recent year में अगर देखा जाए तो कोर्ट ने कई तरीके के जजमेंट्स दिए हैं, डायरेक्टिव, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है अगर उसको लगता है कि उसके राइट्स को हर्ट किया गया गवर्नमेंट द्वारा, और वो इसके लिए पब्लिक लेजिस्लेटर यानी कि पिल सबमिट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। द कोर्ट इंटरवेन टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन। तो कोर्ट पिल पे अपना फैसला ले सकता है और गवर्नमेंट के वर्किंग में इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। Here we end this chapter. See you in my next class.